गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये लेक्चर क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए है। क्लास 12th केमिस्ट्री में आज हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको फिनिश कर देंगे, यानी कि वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी। क्लियर है? जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर चला हुआ है, आज उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड में जो लास्ट का कॉन्सेप्ट है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उसकी स्टडी करेंगे। साथ के साथ किसी भी एसिड के लिए के वैल्यू क्या होगी, पी के वैल्यू क्या होगी, उससे एसिडिक नेचर पर क्या इफेक्ट होगा, इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर। तो इधर देखिए, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाएगा तो ये आयोनाइज हो जाएगा, और ये जो OH के बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। आपको पता भी है कि जो H2O है उसमें ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स है। जैसे यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होगा, ये आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। ये है आपका कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये जो H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा, ये वाटर के ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन आयन बनाता है H3O पॉजिटिव। कैसे? ये था बच्चों H2O। अब जैसे ही इसके पास H पॉजिटिव आया तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लिया और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बन गया आपका H3O पॉजिटिव आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरह की रिएक्शंस है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर की रिएक्शंस है, कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन का बनना फॉरवर्ड रिएक्शन है। फिर कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर का बनना बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है बच्चों? ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बातें 11वीं में भी आप लोगों को समझाई थी। तो अब देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि रेट फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है? कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर से कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन का बनना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कौन से? ये एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स है तो कंसंट्रेशन को कैपिटल ब्रैकेट से दिखाया जाता है। कार्बोक्सिलिक आयन की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, इन दोनों के यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इधर देखिए, RF इज इक्वल टू KF, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन।
Kf क्या होता है यहाँ पर रेट कांस्टेंट है जो किसके लिए है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ये हो जाएगा RCOOH और H2। ठीक इसी प्रकार से बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर का बनना क्या कहलाता है, बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में आपके जो रिएक्टेंट होंगे वे क्या होंगे, कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू Kb। Kb क्या होता है बच्चों, यहाँ पर Kb है यहाँ पर रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये होगा कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। क्लियर है? एट इक्विलिब्रियम जो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें एक ऐसी कंडीशन आती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, उसे क्या कहा गया बच्चों, उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब देखिएगा Kf ये है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर बात है बच्चों? तो इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये रहा, ये किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये रहा बच्चों। अब इसके बाद Kf अपॉन Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसे हम K से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो वाटर है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसे इधर ले जाइए, ये हो जाएगा K H2 is equal to concentration of carboxylate ion, concentration of hydronium ion upon concentration of carboxylic acid। अब इसको डिनोट करते हैं Ka से। Ka बोले तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। Ka is equal to concentration of carboxylate ion, concentration of hydronium ion
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो आपका जो Ka है दिस इज नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। क्लियर बात है बच्चों। अब जरा देखिएगा यहां पर Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड directly proportional to the concentration of hydronium ion। क्लियर बात है बच्चों। उसके बाद आपको पता एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी कि जितनी ज्यादा वैल्यू हाइड्रोनियम आयन की होगी उतनी ज्यादा के वैल्यू होगी। तो के वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोनियम आयन। फिर हमें यह भी पता कि एसिडिक नेचर भी किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो जब के हाइड्रोनियम आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एसिडिक नेचर भी हाइड्रोनियम आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर directly proportional to the Ka value, more the Ka value more the acidic in nature। जितना ज्यादा Ka वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा बच्चों उतनी ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगी। तो मोर द वैल्यू ऑफ के मोर द एसिडिक इन नेचर। अब अगर हम के वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दे तो उसे बोलते हैं pKa। तो व्हाट इज pKa? रेसिप्रोकल ऑफ Ka वैल्यू इज नोन एज pKa, या pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ Ka वैल्यू। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, एक Ka वैल्यू है, एक pK वैल्यू है। K वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या हुआ? pK वैल्यू, यानी कि pK इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ Ka वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से सुनिएगा, जितनी ज्यादा K वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा और उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो मोर द वैल्यू ऑफ के मोर द एसिडिक इन नेचर। लेकिन आपको पता पीके वैल्यू किसका रेसिप्रोकल है? के वैल्यू का। जितनी ज्यादा के वैल्यू होगी उतनी ही कम पीके वैल्यू होगी, या जितनी कम के वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा पीके वैल्यू होगी। सो वी कैन से मोर द पीके वैल्यू लेस द एसिडिक इन नेचर, less the pK value more the acidic in nature। तो ये बात आप समझ गए होंगे बच्चों, तो इसे देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जरा इसे ध्यान से समझना है।
दिस इज बेंजोइक एसिड। ये क्या है आपका? बेंजोइक एसिड। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगाना चाह रहे हैं बच्चों। एक बार हमने पैरा पोजीशन से H को रिप्लेस करके NO2 ग्रुप अटैच किया, यानी कि NO2 ने H को रिप्लेस कर दिया पैरा पोजीशन से। ये क्या हुआ आपका? 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड या पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। उसके बाद हमने पैरा पोजीशन के H को मिथोक्सी ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। ये हुआ 4 मिथोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड है। हमने इसमें 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड किए, एक जगह NO2 और एक जगह मिथोक्सी। आपको बता बच्चों, ये जो NO2 है ये ऐसे लगा हुआ है, इधर है बेंजीन रिंग। ठीक है बच्चों। तो अब क्या होता है, ये परमाणु के इलेक्ट्रॉन O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है और नाइट्रोजन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो एक्चुअल में जो यहां पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, यानी कि NO2 ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जबकि जो आपका मिथोक्सी है बच्चों, मिथोक्सी ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मिथोक्सी ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखिएगा बच्चों, इसमें ये जो यहां पर COOH है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चों। और हमें पता कि एसिडिक नेचर के लिए O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है। तो अब इधर देखिए, इसी प्रकार से इसमें है बच्चों, तो ये जो मिथोक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये बेंजीन रिंग की तरफ क्या रिलीज कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो मिथोक्सी ग्रुप जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसकी वजह से ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण उसकी O और H के बीच में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उन्हें लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से जो आपका बेंजोइक एसिड है उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। ये NO2 ग्रुप है बच्चों। अब इधर देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन एटम पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और इस कारण ये O और H के बीच में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अट्रैक्ट करने की इसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी और जल्दी से हाइड्रोजन आयन देगा।
तो इसका मतलब अगर बेंजोइक एसिड पर आप इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप लगा देते हो तो वो बेंजोइक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप है उनकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं उनकी वजह से एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर बात है। तो इसका मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, ये वाला, फिर बेंजोइक एसिड, फिर 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये बात क्लियर हुई या नहीं बच्चों? अब जरा ध्यान से सुनिएगा एक और बात। अगर कोई पूछने लगे कि इस समय के वैल्यू किसकी है तो सबसे ज़्यादा के वैल्यू इसकी होगी, सबसे कम के वैल्यू इसकी होगी। सबसे ज़्यादा के वैल्यू इसकी होगी, सबसे कम के वैल्यू इसकी होगी। अगर पी के वैल्यू के बारे में पूछने लगे तो सबसे कम पी के वैल्यू इसकी होगी और सबसे ज़्यादा पी के वैल्यू इसकी होगी। इसी प्रकार से आप एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये अप्लाई कर सकते हो। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप्स है तो उनकी वजह से एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उनकी वजह से एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी। तो बच्चों एक बार से पढ़ कर देख लें।